हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम नागरिकता का वर्णन करता है भाग 2। उसी तरह हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, किस किस प्रकार से आपको नागरिकता मिल जाएगी, हमें किस आधार पर कहते हैं कि हम भारत के नागरिक है। तो इन सब का वर्णन करेंगे आज की हम वीडियो में। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। इस हमारा चल रहा था भाग 2। भाग दो किसका वर्णन करता है? तो नागरिकता का वर्णन करता है। इसके अंदर कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, जिनको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एक बार जल्दी से हम इनका रिवीजन मार लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता अर्थात भारत में जो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, या संविधान लागू होने से जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 कहता है जब लोगों को पता चला भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहते थे, उनके लिए एक डेट रखी गई थी 19 जुलाई 1948। क्या डेट? 19 जुलाई 1948। इससे पहले जो भारत में आ जाएंगे उनको लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। उससे पहले जो भारत में आएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी सीधे हाथों हाथ। इसके बाद में आने वालों के लिए क्या है? 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उन्हें 6 माह की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कहता है अनुच्छेद 6, क्या? पाकिस्तान से भारत में आने वालों के लिए नागरिकता। फिर अनुच्छेद कहता है 7, अब पाकिस्तान से जो भारत में आने थे, अब भारत के कुछ लोग भी तो पाकिस्तान गए, अब उन्हें चला पाकिस्तान कैसे, अब वे पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक डेट रखी गई 1 मार्च 1947। इससे पूर्व जो भारत में आ जाएगा, जो पाकिस्तान चले गए थे वो वापस भारत में आ जाएंगे, उनको बिना किसी अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन के भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद आने वालों को लिए 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 7। क्या कहता है? पाकिस्तान, भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे अब वे वापस आ रहे थे, उनके लिए नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वालों के लिए नागरिकता, अर्थात कोई भारत का नागरिक है जिसके माता पिता भारतीय है, लेकिन वो किसी काम से भारत में रह रहा है, तो क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। तो किस आधार पर दी जाती है? तो अनुच्छेद 8 के तहत जो विदेश में रहता है उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। फिर कहते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है जब तक आपने कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की तब तक आपकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। जैसे ही आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आपने कोई देश विरोधी काम न किया हो, देश के विरोध में जाकर कोई काम न किया हो। तो ये कहता है अनुच्छेद 10, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 11, अगर नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। किस मंत्रालय से विचार करेगा? तो गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करके, जैसे वर्तमान में नागरिकता संबंधित एनआरसी सीसीए लेकर आए, तो संसद ने किस मंत्रालय से विचार विमर्श किए? तो गृह मंत्रालय से विचार विमर्श किया। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? अनुच्छेद 11 के तहत संसद बना सकता है। अब बात करते हैं हम भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी। तो एक एक्ट आया था 1955 में। अब बात करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट। 1955 में एक एक्ट आया था, कौन सा? भारत नागरिकता अधिनियम। भारत नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो इसमें बताया गया भारत में जो 5 पर कब आया था? 1955 में ये पहला नागरिकता संबंधित एक्ट आया। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधित भारत में पहला एक्ट कौन सा था? तो 1955 में आया था भारत नागरिकता एक्ट 1955 में। इसमें बताया गया भारत में आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। कौन कौन सी? तो अब बात करते हैं उनके बारे में। तो पहला प्रकार बताता है आपको जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर इसके अंतर्गत लिख दिया, जैसे ये एक्ट है इसके अंतर्गत ये पहला पॉइंट था, इसके अंदर लिख दिया जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब ये आया 1955 में। अब ऐसे तो अब 1986 में जाकर एक केस लफड़ा हो जाता है। क्या होता है पहले आप ये समझिए कि इसमें लिख दिया जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, कि जिसका जन्म भारत में हुआ उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब कोई विदेशी आता था, विदेशी घूमने के लिए आ जाते, कोई उनकी वाइफ होती थी जो प्रेग्नेंट होती थी,
उनकी वाइफ क्या होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, तो भारत में उनको क्या हो जाता, बच्चा हो जाता था, अब उनको नागरिकता देनी पड़ती थी। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, भारत की जनसंख्या बढ़ने लग गई, विदेशियों को भी भारत में नागरिकता मिलने लग गई। अब जो भारत के नागरिकों को सुविधाएं दी जाती थी, अब विदेशियों को भी वो भारतीय नागरिकता मिलने के बाद सुविधाएं देनी पड़ती थी। कैसे? जैसे मान लीजिए आप ताजमहल देखने के लिए कोई विदेशी आया है, अब उसके हम कितने रुपए लेते हैं, मान लीजिए भारतीयों से लिया जाता है 500 रुपए, उनसे लेते हैं 1000, तो वो भारत के नागरिक बन गए, उनका वो तो घूमने आए थे, यहाँ पर बच्चा पैदा हो गए उनके वाइफ के, तो उनको क्या मिल गई, उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल गई, तो अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 500 रुपए। तो ऐसे करते करते क्या है, भारत का लॉस होने लगा और भारत की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो फिर 1986 में जाकर फिर धीरे धीरे संसद को पता चला भाई ये तो गलत है कि ऐसे जन्म के अंदर कोई भी बाहर से आता है, यहाँ पर जन्म ले लेता है, तो ऐसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो 1986 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो नागरिक ये भी कंपटीशन में पूछा था, तो नागरिकता संबंधित पहला संशोधन कब हुआ, तो 1986 में हुआ। इसमें 1986 में बताया गया जन्म के आधार पर जो जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके माता या पिता भारतीय होना चाहिए। तो ये बात ऐड कर दी 1986 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जिसके माता पिता भारतीय होंगे और जिसका जन्म भारत में होगा उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद दूसरा कि दूसरा किस प्रकार की नागरिकता मिलती है, तो वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे? जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता भारतीय हो। तो हमें नागरिकता कैसे मिली, हम हमारे माता पिता कौन माता थे, वो भी भारतीय थे, पापा के भी पापा, हमारे दादा दादा के भी दादा, वो कौन थे, भारतीय थे। तो हमें इस आधार पर क्या है, वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिल गई। लेकिन जब ये कानून बना 1955 में, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, वंश के आधार पर कि जिसका पिता भारतीय होगा उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें अंदर क्या लिखा गया कि जिसका पिता, अगर कोई विदेशी है, अगर भारत में आकर भी उसका बच्चा जन्म होता है लेकिन उसका पिता क्या है, भारतीय रहना चाहिए। तो इधर एक केस हो जाता है, कौन सा, कि एक महिला सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कहा कि जज सर हमारा संविधान क्या है, महिला और पुरुष और महिला भेदभाव नहीं करता है। जज ने कहा हाँ नहीं करता है। तो उसने इस एक्ट के आधार पर कहा कि आपके जो 1955 में ये दूसरा प्रकार है कि वंश के आधार पर आपको क्या है, नागरिकता मिलेगी। इसमें बताया गया सिर्फ पिता भारतीय होना चाहिए। क्यों? अगर कोई विदेशी है या पुरुष है, ये कौन है, विदेशी है, पुरुष कौन है, विदेशी, और महिला है भारतीय, महिला है भारतीय। अगर इस विदेशी पुरुष ने महिला के साथ क्या कर दी, विवाह कर दिया, तो इस महिला के बच्चे को क्या नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो जज ने कहा बिल्कुल दी जाएगी, ये तो सरासर भेदभाव है। उस औरत ने कहा कि अगर इसका पिता अगर भारतीय होगा तभी नागरिकता दी जाएगी, ये कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है आपका एक्ट 1955 के आधार पर। तो इसमें तो सरासर भेदभाव हो रहा है कि जिसकी अगर महिला भारतीय हुई उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ऑर्डर दिया कि इसमें क्या करे, फिर से संशोधन करे और इसे बराबर करे। फिर 1986 के बाद 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें कहा गया माता या पिता भारतीय होना चाहिए। फिर दोनों को लिया गया। पहले क्या था, पहले था सिर्फ पिता भारतीय होना चाहिए, जैसे कि विदेशी आ चुका है भारत में जन्म ले लिया तो उसका पिता भारतीय होना चाहिए। अब कह देगा अगर कोई विदेशी भारतीय आ जाता है, उसका बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसमें माता या पिता दोनों में से एक क्या रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। तो ये बात कहता है वंश के आधार पर नागरिकता हमें मिल सकती है। तो हमें किस आधार पर नागरिकता मिली, तो वंश के आधार पर। फिर बात करते हैं तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण अर्थात कोई विदेशी भारत में कोई व्यापार करने आया, उसको भारत बहुत अच्छा लगा और वो भारत में ही बस गया, तो उसे भारतीय नागरिकता चाहिए। तो उसे कितने साल तक भारत में रहना चाहिए, लगभग 7 वर्ष तक। तो उसे क्या रहना चाहिए, भारत में 7 वर्ष, 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो और 1 वर्ष पूर्व, आवेदन करने से 1 वर्ष पूर्व उसे भारत के नागरिक में रहना चाहिए। अर्थात टोटल मान लीजिए आप 7 वर्ष से जो भारत में रह रहा है वह जाकर क्या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था पंजीकरण के आधार पर जो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ये हो गया पंजीकरण। अब चौथी आता है क्या, भूमि अर्जन द्वारा, देशीकरण कह दीजिए आप, पहले ये पढ़ लेते हैं देशीकरण। देशीकरण, देशीकरण के आधार पर, देशी यानी देश का बन जाना, देशीकरण से आप याद रखिए देश का बन जाना। देशीकरण हो जाएगा यानी कोई विदेशी भारत में आया, उसे भारत अच्छा लगा, तो 7 वर्ष के आधार पर जो भारत में रह रहे उसे भी मिल जाएगा। लेकिन कोई विदेशी आया, अब उसे भारत अच्छा लगा, उसने विदेशी नागरिकता छोड़ दी और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसमें कहा गया है देशीकरण।
विदेशी नागरिकता छोड़ने और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो अगर कोई विदेशी आदमी आता है या कोई विदेशी पुरुष महिला जो भी है, अगर वो विदेशी की नागरिकता छोड़ देता है और भारतीय नागरिकता विदेशी नागरिकता छोड़ता है, भारतीय नागरिकता भी लेना चाहता है, तो उसे भी इस आधार पर क्या है, नागरिकता मिल जाएगी। अंतिम बात करते हैं हम पांचवा, क्या आ जाएगा, भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा अर्थात हम भारत ने किसी भूमि पर अधिकार किया, हम जबरदस्ती किसी पर अधिकार नहीं करते। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम की इच्छा से हमने मिलाया। कब मिलाया, तो 16 मई 1975 को हमने सिक्किम में क्या मिलाया, भारत में मिला दिया। अब वो भूमि अर्जन की हमने, अब उसमें जो नागरिकता है क्या उनको नहीं मिलेंगे, वो तो उनके वंश भी हमारे अंदर नहीं आते, उसके माता पिता भी नहीं है, पंजीकरण भी नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट आ गए हमें हमारे अंदर। तो उनको कहा गया अगर हम भारत ऐसे किसी देश को या किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को अपने अंदर मिलाता है तो उनके लोगों को ऑटोमेटिकली ये सारी नागरिकताएं मिल जाएगी। जो भारत के नागरिकता भारत को दी जाती है उनको भी ये नागरिकता दे दी जाएगी। एक बात और, ये पंजीकरण के आधार पर जो 7 वर्ष से है, तो ये 7 वर्ष से जो भारत में रह रहा है और इसमें विदेशी भी आ जाते हैं जो राजदूत, इसमें कहा गया है कि जो भारत के जो राष्ट्रमंडल जो सरकार के काम करने के लिए बाहर जाते हैं वे भी क्या भारतीय नागरिक कहलाएंगे, जैसे राजदूत हो जाते हैं जो भारत सरकार के काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की हमें भारत में नागरिकता मिलती है। तो एक बार फिर से, जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो, फिर इसमें संविधान में संशोधन हुआ 1986 में, फिर वंश के आधार पर जिसके माता या पिता में से कोई भारतीय होगा उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के आधार पर कोई 7 वर्ष से भारत में रह रहा है और 22 भाषाओं में से जानकार हो। 22 भाषाएं कौन सी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलया, उड़िया, बंगाली, असम, मणिपुरी, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संताली, कोंकण, डोगरो, बोंडो। तो ये संविधान की 22 भाषाएं, ये अनुसूची 7 मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाके याद कर सकते हैं। तो पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष से भारत में रह रहा और 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का क्या हो, वो विदेशी जानकार हो, इस आधार पर भी नागरिकता मिलेगी। फिर देशीकरण, कोई विदेशी नागरिकता छोड़ता है, भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको इस आधार पर। और भूमि अर्जन द्वारा, किसी को भी हमने क्षेत्र में लिया तो उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी जो भारत के नागरिक को तो दी गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।